भूमि एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे सामाजिक अध्ययन। और ये जो सामाजिक अध्ययन यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं, ये आपका जो यूटेट का पेपर हुआ था 23 अक्टूबर 2000 यहाँ पे 29 अक्टूबर 2024 को, ये उसका यहाँ पे सॉल्व क्वेश्चन पेपर मैं लेके आ रखा हूँ। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे 91 से और 150 तक के। तो यहाँ पे आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे राइट बनते हैं, तो उसका आंसर आप जो है कमेंट में कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स, ये जो इससे पहले मैंने जो है पेडागोजी के क्वेश्चन हो गए और हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन हो गए, ये क्वेश्चन मैंने जो है अपलोड कर रखे हैं। बाकी जो अन्य वीडियो हैं, अन्य भी मैं जो है यहाँ पे अपलोड करूंगा। जो भी यहाँ पे वीडियो जो भी क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पे, अन्य जो ईयर के जो भी अभी तक के जो प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर हैं, उनको मैं अपलोड करूंगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो ये पेपर है, ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, ये आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव टाइप का नहीं है। तो आपको जो है यहाँ पे अपने जो है कोई भी फ्रेंड सर्कल ग्रुप हो या कोई भी ग्रुप हो, तो उसमें आप प्लीज इसे शेयर कर देना। तो आज का क्वेश्चन है पहला, विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने समय तक क्रियान्वित होने से रोक सकती है? तो 91 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 माह तक। तो भारतीय संसदीय प्रणाली में जो है विधान परिषद द्विसदनीय विधायिका वाले राज्यों में उच्च सदन एक विधेयक के अधिनियम में अधिकतम 4 महीने तक देरी हो सकती है, जिसे जो है विधानसभा निचला सदन द्वारा पारित किया गया है। अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन का कमेंट देना है कि भारत में जो है कितने राज्यों में विधान परिषद है, कितने राज्यों में भारत की विधान परिषद है, वो आपको कमेंट करना है। और कौन कौन से वो राज्य हैं, वो आपको कमेंट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक व्यक्ति जो कि सांसद नहीं है, एक व्यक्ति जो कि सांसद नहीं है को मंत्री परिषद का सदस्य बनाया जा सकता है, लेकिन उसे किसी भी एक सदन को सदस्यता निश्चित अवधि में प्राप्त करनी होगी, और वह अवधि है। तो 92 का यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कितने माह? 6 माह के अंतर्गत। तो राज्यपाल यहाँ पे जो है जिस व्यक्ति को मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त किया जाता है, लेकिन वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, तो उसे नियुक्ति के लिए जो है 6 माह के भीतर किसी भी एक सदन का सदस्य बनना आवश्यक है। 93 हम कर लेते हैं, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की वैधता की अधिकतम अवधि क्या है? तो 93 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 6 सप्ताह। 6 सप्ताह के अंतर्गत जो है एक राज्यपाल जारी अध्यादेश तकनीकी रूप से अधिकतम 6 महीने तक यहाँ पे लागू रह सकता है। इसे पुनः विधानसभा के 6 सप्ताह के भीतर राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, और यदि स्वीकृति नहीं हो तो इसका संचालन बंद हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत के राष्ट्रपति को दिया गया परामर्श क्या है? तो यहाँ पे हमें बताना है 94। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अबाध्यकारी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत के राष्ट्रपति को दिया गया परामर्श क्या होता है? अबाध्यकारी होता है। तो यहाँ पे जो राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(1) के अनुसार मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय की जो सलाह है वो हालांकि अत्यधिक प्रभावशाली है, राष्ट्रपति पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति जो मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर कार्य करने का विवेक स्थिर रहता है, तब तक वो संविधान का कानूनों द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया जा गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं, हमारा रहेगा 95 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यहाँ पे, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता किसकी संस्तुतियों के आधार पर प्रदान की जाती है? तो 95 का यहाँ पे हो जाएगा वित्त आयोग। तो वित्त आयोग केंद्र सरकार और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार है, और यह राज्यों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करता है और सिफारिश करता है कि समान वितरण और राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय धन कैसे जो है आवंटित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 96, दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया? 96 में देखेंगे तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1985 में जो है दल बदल विरोधी कानून, जिसे औपचारिक रूप से भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में जो है जाना जाता है, राजनीतिक दल बदल को रोकने और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अधिनियम यहाँ पे किया गया था, और इसे 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के हिस्से के रूप में भी पेश किया गया था। इस कानून का जो उद्देश्य है वो है संसद या राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को
उनके राजनीतिक दलों से अलग होने से रोकना, और यदि वे दल बदलते हैं तो अपनी पार्टी से के निर्देशों के विरुद्ध कार्य करते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1985 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सी लोकसभा की एकमेव शक्ति है? तो 97 का हमें राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धन विधेयक प्रस्तुत करना। तो भारतीय संसदीय प्रणाली के में लोकसभा के पास धन विधेयक प्रस्तुत करने की विशेष शक्ति है। धन विधेयक जो है राष्ट्रीय कराधान और व्यय से संबंधित है और इसे लोकसभा में पेश किया जाना चाहिए, जहां यह प्राथमिक विषयों का निकाय है, और राज्यसभा में जो है केवल धन विधेयकों पर सिफारिशें कर सकते हैं जिन्हें लोकसभा स्वीकार भी कर सकती है और नहीं भी। तो ऐसा कंफर्म नहीं है कि जो यहाँ पे लोकसभा है उसे स्वीकार करेगी ही करेगी। तो उसे यहाँ पे ये अनुमति है कि वो स्वीकार कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। 98 हम देख लेते हैं, उपराष्ट्रपति कब तक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है? जो उपराष्ट्रपति हैं वो कब तक राष्ट्रपति के पद पर यहाँ पे जो है काम कर सकता है? जब क्या हो, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 98 का राइट आंसर हो जाएगा 6 माह तक। तो 6 माह तक जो है राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन के कारण रिक्त हो जाता है। तो नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होने तक उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के कार्य के रूप में कार्य करता है, और ये अवधि जो है अधिकतम 6 माह की होती है। यदि पंचायत का विघटन हो जाता है तो उसका चुनाव करवाने की पर अवधि है। तो उसके अवधि क्या हो जाएगा? 99 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि यदि जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 माह के अंतर्गत। तो यदि जो पंचायत का विघटन हो जाता है तो राज्य सरकार को विघटन की तारीख जो है 6 महीने के भीतर इसके पुनर्गठन के लिए चुनाव कराने की आवश्यकता होती है, और यह सुनिश्चित करना है कि स्थानीय शासन न्यूनतम व्यवधान के साथ जारी रहे। तो यहाँ पे आप फ्रेंड्स देख रहे होंगे कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं। तो ये आपको जो है इस तरह के टॉपिक आपको जो है ज्यादा यहाँ पे देखने हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखते हैं जो हमारा पॉलिटी वाला पोर्शन है, यहाँ से हमारे अनुच्छेद हो गए और यहाँ पे निकाय हो गए, ये सभी इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। विधानसभा की बैठकों हेतु गण पूर्ति है 100 का, यहाँ पे 100 यहाँ पे क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग, तो यानी 1/10 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो विधानसभा है बैठकों के लिए गणपूर्ति सदन की कुल सदस्यता का क्या होता है 1/10वां हिस्सा 10 सदस्य जो भी अधिक हो निर्धारित किया जाता है, और ये सुनिश्चित करता है कि विधानसभा के कामकाज को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए पर्याप्त संख्या में सदस्य मौजूद हो। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सामाजिक अध्ययन का विशिष्ट उद्देश्य है? तो 101 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तर्क एवं चिंतन विकसित करना, स्व अध्ययन को विकसित करना और राष्ट्रवाद को विकसित करना। तो यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पे सामाजिक अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्यों से छात्रों में विभिन्न कौशलों और गुणों को विकसित किया जा सकता है, यहाँ पे शामिल है। सबसे पहले हम देखेंगे तर्क और चिंतन विकसित करना। तो इसमें जो है सामाजिक अध्ययन जो है छात्रों को सामाजिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक मुद्दों के बारे में आलोचनात्मक तार्किक रूप से सोचने को प्रोत्साहित करता है, जिससे उन्हें जो है जटिल स्थितियों का विश्लेषण करने और समझने में मदद मिलती है। उसके बाद है स्व अध्ययन। तो स्व अध्ययन को विकसित करना यह छात्रों को अपने दम पर विषयों का पता लगाने और शोध करने के लिए प्रोत्साहित करने, स्वतंत्र शिक्षा का पता लगाने और शोध करने के लिए प्रोत्साहित करने, स्वतंत्र शिक्षा और स्व अध्ययन को बढ़ावा देने और उसमें जिज्ञासा, आत्मनिर्भरता की भावना को भी बढ़ावा देता है। उसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रवाद विकसित करना। तो राष्ट्रवाद विकसित करना यानी सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य छात्रों को उनके देश के इतिहास, संस्कृति, मूल्यों के बारे में जो है शिक्षित करना है, और ये पहचान जो है उन्हें गर्व की भावना भी पैदा करता है। तो ये उद्देश्य छात्रों के सूचित और जागरूक नागरिक बनने के लिए तैयार करने के लिए सामाजिक अध्ययन एक समग्र शिक्षा के योगदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 देख लेते हैं, निम्न में से नागरिक शास्त्र शिक्षण की प्रयोगशाला विधि के प्रयोग किए जाते हैं। 102 देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। इसमें श्यामपट हो जाएगा, मॉडल और मानचित्र हो जाएगा और प्रोजेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है नागरिक शास्त्र पढ़ाने की प्रयोगशाला विधि में सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न उपकरणों और सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? और ये नागरिक शास्त्र है, इसको जिसे हम सिविक्स कहते हैं या हम कहते हैं राजनीति विज्ञान, इसी को जो है अन्य अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं श्यामपट।
तो पाठ के दौरान नोट्स, आरेख, व्याख्याएं लिखने के लिए जो है उपयोग किया जाता है। प्रोजेक्ट क्या होता है, इसमें जो है वीडियो और अन्य मल्टीमीडिया संसाधनों को प्रदर्शित करने में मदद मिलती है, जिससे सीखने को अधिक अंतःक्रियाएं और आकर्षक बनाया जा सके। मॉडल और मानचित्र क्या होते हैं कि इसमें जो अवधारणाएं हैं कल्पनाएं करने में और राजनीतिक सीमाओं, सरकारी संरचनाओं और ऐतिहासिक घटनाओं जैसे अमूर्त विचारों के ठोस प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए आवश्यक है। और वे सभी उपकरण इसमें नागरिक शास्त्र की शिक्षा को अधिक प्रभावी और व्यापक बनाने में सहायक होता है, जिसकी जानकारी जो है प्रस्तुत करने में छात्रों को जो है संलग्न करने के लिए विविध तरीके यहाँ पे प्रदान किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता मिलती है? तो 100 यहाँ पे जो 3 है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा कि सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो जो निदानात्मक परीक्षण है, निदानात्मक परीक्षण इस उद्देश्य से किया जाता है कि जिसमें यह पहचाना और समझा जा सके कि छात्रों को किसी विषय में किस प्रकार की विशेष अधिगम कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह शिक्षकों को उन क्षेत्रों को पहचानने में सहायता करता है जहां छात्र संघर्ष करते हैं, जिसमें लक्षित हस्तक्षेप और समर्थन भी यहाँ पे प्रदान किया जा सकता है। इस प्रकार का जो परीक्षण है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि बुद्धिमत्ता को मापना, पुनरीक्षण की प्रभावशीलता का या केवल याद करने की क्षमता नहीं है, बल्कि यह विषय को समझने और लागू करने में विशेष चुनौतियों का पता लगाने पर केंद्रित है। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं 104। निम्नलिखित में से कौन सा नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा? 104 राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समूह चर्चा। तो समूह चर्चा जो है नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम की बढ़ावा देता है। इसे जो है क्योंकि ये प्रतिभागियों के बीच संवाद शामिल करती है। चर्चाओं के माध्यम से जो शिक्षार्थी है वो दृष्टिकोण साझा कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं और सामाजिक मानदंडों व मूल्यों को सहयोगात्मक रूप से समझ सकते हैं। यह जो है संवादात्मक प्रक्रिया सामाजिक संदर्भ में नियमों और मूल्यों को आत्मसात करने और लागू करने में मदद करती है। परियोजना कार्य भी सामाजिक अधिगम का समर्थन कर सकता है, लेकिन समूह हो गए, चर्चाएं हो गए, विशेष रूप से विचारों का आदान प्रदान, सामाजिक मानदंडों की सामूहिक समझ, ये सभी जो है केंद्रित होते हैं। पुस्तक पढ़ना, निबंध लिखना, अधिक व्यक्तिगत गतिविधियां और सामाजिक नियमों की साझा करना, ये सभी सामाजिक अंतःक्रिया को जो है बढ़ावा नहीं दे सकती हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 105 देख लेते हैं। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अवधारणा को स्पष्ट करते समय जब एक शिक्षक व्यक्तित्व अनुभव को प्रयोग करता है तो वह है, तो 105 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उनके स्थानीय वास्तविकता को वैश्विक संदर्भों के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा देता है। तो 105 से यहाँ पे जब देख लेते हैं कि एक शिक्षक जो है सामाजिक विज्ञान कक्षा में अवधारणाओं को समझने के लिए व्यक्तिगत अनुभवों का उपयोग करता है, वह छात्रों को अपने व्यक्तिगत या स्थानीय अनुभवों को व्यापक वैश्विक संदर्भों में जोड़ने में मदद करता है। यह दृष्टिकोण अमूर्त अवधारणाओं को वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़कर समझ को बढ़ावा देता है जो छात्रों से परिचित है, जिससे उनकी स्थानीय वास्तविकताओं को वैश्विक और सामाजिक मुद्दों में जोड़ने की उनकी क्षमता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 106। उल्लिखित साक्ष्य के आधार पर निम्नलिखित में से किस खंड में जानवरों को पालतू बनाना आरंभ हुआ? तो यहाँ पे देखेंगे किस काल में जो है जानवरों को यहाँ पे पालतू बनाया गया, और ये आपको कमेंट करना है कि सबसे पहले जो है किस जानवर को यहाँ पे पालतू बनाया गया है। यहाँ पे जो है सबसे पहले किस जानवर को यहाँ पे पालतू बनाया गया, ये आपको कमेंट में बताना है। तो 106 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य पाषाण काल। कब है? मध्य पाषाण काल में जो है साक्ष्य के आधार पे जो है सबसे पहले मध्य पाषाण काल में जो है पशु जानवरों को यहाँ पे पालतू बनाया गया। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं जब यहाँ पे जो है जानवरों का पालतू बनाया गया मध्य पाषाण काल में आरंभ हुआ, और इसे मध्य पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है। पूरा पाषाण यानी पुराना पाषाण युग और नव पाषाण यानी नव पाषाण युग काल के बीच संक्रमण का प्रतीक है। मध्य पाषाण काल के दौरान लोगों ने अधिक जटिल उपकरण विकसित करना शुरू कर दिया और जानवरों को पालतू बनाने और पौधों की खेती करने की प्रक्रिया शुरू की, जिससे नव पाषाण काल के कृषि विकास के लिए आधार तैयार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हड़प्पाई शहर लोथल किस नदी के किनारे पे स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लोथल।
यहाँ पे 107, ये हो जाएगा भोगवा नदी। यहाँ पे सॉरी, हड़प्पा जो है, यहाँ पे हड़प्पाई शहर लोथल, अच्छा लोथल ही बताना है। लोथल जो है किस नदी के किनारे पे है, ये है भोगवा नदी के किनारे पे। तो इसको हम देख लेते हैं। जो लोथल है वो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों में से एक है, जो भोगवा और साबरमती नदियों के संगम के पास स्थित था। यह शहर जो है अपने सुनियोजित जहाज बनाने के स्थान के लिए उल्लेखनीय है, जिसे पता चलता है कि यह समुद्री व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। साबरमती के साथ जो है भोगवा नदी के शहर की अर्थव्यवस्था और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 108 कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एशिया के प्रकाश के रूप में जाना जाता है? तो ये सभी आप जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध को जो है एशिया का प्रकाश कहा जाता है और उन्हें बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में भी सम्मानित किया जाता है। उन्हें आत्मज्ञान और दुख पर नियंत्रण पाने के मार्ग पर उनकी शिक्षाओं के लिए पहचाना जाता है और उनकी बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिकता मार्गदर्शन ने उन्हें यह उपाधि दिलाई। क्वेश्चन नंबर 109 कर लेते हैं। हाथी गुम्फा शिलालेख किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो 109 का राइट आंसर है खारवेल। तो ओडिशा के भुवनेश्वर के पास हाथी गुफा में पाया गया हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग प्राचीन ओडिशा के शासक खारवेल के बारे में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। शिलालेख उनके शासनकाल सैन्य में जानकारी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। शिलालेख उनके शासनकाल सैन्य विजय और उपलब्धियों के बारे में विवरण प्रदान करता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 109 का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं 110। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणावाप शब्द निर्दिष्ट करते हैं। क्या निर्दिष्ट करते हैं? ये करते हैं भूमाप को। तो कुल्यवाप और द्रोणोवाप प्राचीन भारतीय भूमि माप में प्रयुक्त शब्द हैं। ये शब्द भूमि क्षेत्र को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली पारंपरिक विधियों से संबंधित है। कुल्यवाप है एक निर्दिष्ट समय में हल द्वारा खेती की जा सकने वाली भूमि की मात्रा, भूमि की माप को संदर्भित करता है। द्रोणावाप क्या है कि भूमि क्षेत्र पर आधारित एक माप इकाई को संदर्भित करता है, जिसे एक ड्रोन माप की इकाई में हल द्वारा जोता जा सकता है। 111 भारत के किस मध्यकालीन सुल्तान ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने। तो इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। 1211 से 1236 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान था। क्वेश्चन बन सकता है कि जो इल्तुतमिश थे वो दिल्ली के सुल्तान कब से कब तक रहे? तो ये थे 1211 से 1236 ईस्वी तक। ये जो प्रणाली है प्रशासनिक संगठन का एक रूप थी, जिसमें भूमि को सैन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को भुगतान के रूप में आवंटित किया जाता था। इन अधिकारियों को इक्तेदार के रूप में भी जाना जाता था और वे अपने क्षेत्रों में राजस्व संग्रह और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 112 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है हमें सबसे बताना है चंदावर का युद्ध। तो चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में और चंदावर का युद्ध जो हुआ था 1194 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। उसके बाद है तैमूर का आक्रमण। तो तैमूर का आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी में और ये 1398 ईस्वी में हुआ था। घाघरा का युद्ध, तो घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में, 1529 ईस्वी में और ये जो हुआ था मुगल साम्राज्य और बंगाल के सुल्तान के बीच लड़ा गया था। अब तालीकोटा का युद्ध, तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। तो यहाँ पे जो है तालीकोटा का युद्ध 1564 दिया गया, तो ये कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है? सुमेलित नहीं बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे ऑप्शन तो यहाँ पे क्या है गलत है, लेकिन राइट आंसर हमें क्या करना है? ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर बताना है, क्योंकि हमें गलत यहाँ पे क्या है गलत को बताना था। कृष्णदेव राय ने किस शहर की स्थापना की थी? तो 113 का राइट आंसर हो जाएगा नागलपुर की। तो कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख शासक थे। उन्होंने अपनी नई राजधानी के रूप में नागलपुर शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114
मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 114 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मनसबदारी व्यवस्था राज्य का शासक समूह था जिसका प्रचलन अकबर ने किया था। मनसबदार वंशानुगत होता था, तो ऐसा नहीं था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, एक ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मनसबदारी व्यवस्था राज्य का शासक समूह था जिसका प्रचलन अकबर ने किया था। मनसबदारी जो प्रणाली है मुगल साम्राज्य में जो है सैन्य प्रशासनिक रैंकों को व्यवस्थित करने के एक तरीके के रूप में अकबर द्वारा शुरू किया गया था। यह अधिकारियों और सैन्य अधिकारियों की ग्रेडिंग की एक प्रणाली थी। अब मनसबदार वंशानुगत होता था, ये क्या है? गलत है, क्योंकि यहाँ पे मनसबदार जो है वंशानुगत पद नहीं था। इसमें योग्यता ईमानदारी के आधार पर जो है यह पद सौंपा जाता था, और इसमें जो है अगर कोई बेईमानी करता था तो यह पद उससे छीना भी जा सकता था। मनसबदारी की नियुक्ति जो है सम्राट द्वारा दी जाती थी और उसके अधिकार और निर्णयों के अधीन होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुरु ने गुरुमुखी की शुरुआत की थी? 115 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरु अंगद। तो गुरु अंगद सिख धर्म के 10वें गुरु थे और उन्हें गुरुमुखी लिपि के विकास का श्रेय दिया जाता है। गुरुमुखी को, जिसका अर्थ है गुरु के मुख से, पंजाबी भाषा के लेखन को मानकीकृत करने के लिए बनाया गया था, जिसने सिख धर्म ग्रंथों के संरक्षण और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 116 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सबसे पहले हमें बताना है सुमेलित नहीं है। तो स्थायी बंदोबस्त, तो स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है 1793 ईस्वी में ब्रिटिश भारत में भूमि राजस्व प्रणाली में सुधार के लिए पेश किया था। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है। उसके बाद है इल्बर्ट बिल। तो इल्बर्ट बिल जो है लॉर्ड रिपन ने 1883 में पेश किया था, तो ये भी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्या है? सुरक्षा घेरे की नीति। तो वारेन हेस्टिंग द्वारा ये जो नीति है इसको लागू किया गया था और इसका उद्देश्य था कंपनी की संपत्तियों के चारों ओर एक बफर जोन बनाना था और पड़ोसी राज्यों के साथ जो है गठबंधन स्थापित करना था। अगला देख लेते हैं हम यहाँ पे जो अभी ये जो है सी भी तो सही है, यानी हमारा ऑप्शन बस है, ऑप्शन नंबर डी। ये क्या हो जाएगा हमारा, यानी ऑप्शन सम्मिलित नहीं है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देसी प्रेस अधिनियम क्या था कि इसमें जो है वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने जो है इसको भारतीय प्रेस के बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए लागू किया था। तो ये जो हमने महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे देखे, इन्हें आप जो है नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, सत्यशोधक समाज के संगठन किया। तो किसने संगठित किया 117? तो ये क्या था? ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में जाति विरोध आंदोलन के लिए। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? 1873 में, और इसकी जो स्थापना की गई थी ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में की गई थी। इस संगठन का जो उद्देश्य था वो था सामाजिक संरचनाओं को चुनौती देना और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना, विशेषकर जाति और ब्राह्मणवादी भावनाओं के विरुद्ध। इसका लक्ष्य निम्न जातियों का स्तर उठाना और समाज को जाति भेदभाव से मुक्त करना था। क्वेश्चन नंबर है 118, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? 118, तो ये कहा था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। तो वर्ष 1916 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह दृढ़ संकल्प जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है, जिसने लाखों भारतीयों को स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। 119, निम्नलिखित में से किसने भारत की प्राचीन कला परंपरा को पुनर्जीवित करने हेतु भारतीय प्राच्य कला संस्था की स्थापना की थी? 119 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो अवनींद्रनाथ टैगोर प्रमुख भारतीय कलाकार और भारतीय प्राच्य कला संस्था के संस्थापक थे। उन्होंने भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने
और बढ़ावा देने और पारंपरिक तकनीकों को सम्मिलित शैलियों के साथ मिश्रित करने के उद्देश्य से एक संस्था का स्थापना किया था। टैगोर ने जो है भारतीय कला पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारतीय कलात्मक विरासत को संरक्षित और पुनर्जीवित करने के अपने प्रयासों के लिए प्रसिद्ध हैं। 120 देख लेते हैं, लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है 120। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण को। तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक यानी जनता का नेता के रूप में जाना जाता है और वे एक प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक नेता थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बाद में सामाजिक न्याय और राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन में भाग लिया। 121 मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में के लिए चुना गया। तो 121 का हमें राइट आंसर बताना है। तो मुस्लिम लीग जिसे मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में चलाया गया था, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किया। यह पाकिस्तान के निर्माण की मांग को बल देने के लिए एक आम हड़ताल महत्वपूर्ण वृद्धि की और विशेष रूप से कोलकाता में व्यापक हिस्सा को जन्म दिया, जो भारतीय स्वतंत्रता और विभाजन के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन बन गया। तो यहाँ पे जो 121 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो सामाजिक विज्ञान यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आलोचनात्मक चिंतन और विश्लेषणात्मक कौशल को प्रोत्साहित करना। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण का प्राथमिक लक्ष्य है आलोचनात्मक चिंतन और विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करना। सामाजिक विज्ञान की शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को जटिल सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रणालियों को समझने में मदद करना। यह छात्रों को जो है सामाजिक मुद्दों और ऐतिहासिक घटनाओं पर आलोचनात्मक सोच और विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे गहरी समझ और सूचित नागरिकता को बढ़ावा मिलता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, परिप्रेक्ष्य 123 परिप्रेक्ष्य आधारित अधिगम में कौन सी गतिविधि सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे 123 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है। तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में छात्र केंद्रित दृष्टिकोण पर बल दिया जाता है, जहां छात्र सक्रिय रूप से प्रश्नों, समस्याओं और परिदृश्यों की खोज में संलग्न होते हैं। परिप्रेक्ष्य आधारित शिक्षा में शामिल सामान्य गतिविधियां निम्नलिखित हैं। सबसे पहले क्षेत्र भ्रमण, फील्ड वर्क, इसमें वास्तविक दुनिया के वातावरण से डेटा या जानकारी एकत्रित करना, जिसे अन्वेषण और विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो है व्यष्टि अध्ययन, तो केस स्टडीज, इसमें जो है विशेष उदाहरण घटनाओं की विस्तृत जानकारी इसकी जांच की जाती है ताकि व्यापक अवधारणाओं और सिद्धांतों को समझ सके। समूह परियोजना, तो इसमें ग्रुप प्रोजेक्ट होता है। सहयोगी अनुसंधान, विश्लेषण और समस्या समाधान के लिए साथ में काम करना, जो टीम वर्क और सामूहिक अन्वेषण को बढ़ावा देता है। 125 का राइट अब हमें देखना है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है। तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पे 123 का यहाँ पे हमें बताना है, 123 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिखित कार्य परिप्रेक्ष्य। और उसके बाद 124 अगला क्वेश्चन हमारा 124 है, सीखने की गतिविधि के रूप में परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 24 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह शिक्षा केंद्रित गतिविधि है। तो परियोजनाएं यानी प्रोजेक्ट्स एक शिक्षक गतिविधि के रूप में निम्नलिखित है। सबसे पहले उद्देश्यपूर्ण गतिविधि, तो इसमें जो है परियोजनाएं विशिष्ट उद्देश्यों और लक्ष्यों के साथ रचित की जाती है, जो एक विशिष्ट शिक्षण परिणाम को प्राप्त करने के लिए होती है। सामाजिक वातावरण में प्रगति, तो परियोजनाओं प्रायः दूसरों के साथ सहयोग और अंतःक्रिया शामिल करते हैं, जो वास्तविक जीवन के सामाजिक वातावरण को दर्शाती है। वास्तविक जीवन की स्थितियों में पूरा करना, तो परियोजनाएं वास्तविक जीवन की परिदृश्य और व्यवहारिक समस्याओं के सिमुलेशन करने के लिए होती हैं, जिसमें सीखने का अनुभव प्रासंगिक को लागू करना होता है। तो यहाँ पे हमें क्या बताना था, यह शिक्षक केंद्रित गतिविधि है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सत्य नहीं है।
जो शिक्षण केंद्रित गतिविधि है, टीचिंग सेंटर्ड एक्टिविटी है, इसमें योजनाएं आमतौर पर छात्र केंद्रित होते हैं। इनमें छात्र जो है निर्णय लेते हैं और स्वतंत्र या समूह में काम करते हैं। शिक्षक की जो भूमिका होती है वो मार्गदर्शक के रूप में होती है, यानी सुविधा और समर्थन प्रदान करने के लिए होती है, न कि प्रत्येक पहलू को नियंत्रित करने या निर्देश करने के लिए। 125 को देखेंगे, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा 97 डिग्री यानी 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यहाँ पे एपोस्ट्रोफी का साइन टाइप में लगा हुआ है, ये कॉमा टाइप में लगा है, ये मिनट को दर्शाता है, और ये आप 97 के ऊपर जो जीरो लगा है ये डिग्री को दर्शाता है। तो इसमें सबसे पहले भारत का जो सबसे पूर्वी देशांतर है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, और यह देशांतर भारत के उत्तर पूर्वी भाग से होकर गुजरता है। विशेष रूप से यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ सीमाएं साझा होती हैं। 326 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, किसकी सीमाएं साझा होती हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नेपाल की। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम नेपाल के साथ जो है सीमा साझा करता है। तो चीन हो गया, चीन, भूटान और म्यांमार, इनकी सीमा जो यहाँ पे नेपाल के साथ जो है सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये सभी यहाँ पे सीमा साझा करती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना भाग है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार जो है भारत का सबसे पुराना भाग है। यह प्राचीन चट्टान का एक स्थिर खंड है जो भारतीय उपमहाद्वीप की नींव रख बनाता है, और यह मुख्य रूप से ग्रेनाइट जैसी क्रिस्टलीय चट्टानों से बना है और भारतीय बाल का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से खारे पानी की झील है। तो 128 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सांभर। तो सांभर झील जो राजस्थान में स्थित है, यह एक खारे पानी की झील है और यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और यह नमक उत्पादन के लिए जानी जाती है। उसके बाद देख लेते हैं डल झील। तो डल झील कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर यानी श्रीनगर में स्थित है। और डल झील जो है मीठे पानी की झील है और यह अपनी सुंदरता हाउस बोट के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है बुलर झील। तो बुलर झील भी जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, यानी थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना है, डल झील श्रीनगर में है और जो बुलर है वो जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है और यह क्षेत्र की पारिस्थितिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद देखते हैं गोविंद सागर झील। तो इसे जो है भाखड़ा झील के नाम से भी जाना जाता है और यह एक कृत्रिम जलाशय है जो सतलज नदी पर भाखड़ा बांध पर द्वारा बनाया गया है, और यह एक मीठे पानी की झील है जिसका उपयोग सिंचाई और जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन में के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 129, धरातल पर स्थित वह बिंदु जहां सर्वप्रथम भूकंप अनुभव किया जाता है। 129 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधिकेंद्र। तो अधिकेंद्र पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र अवकेंद्र के ठीक ऊपर स्थित बिंदु है। यह वह स्थान है जहां भूकंपीय तरंगें सबसे पहले महसूस की जाती हैं, जहां भूकंप का प्रभाव आमतौर पर सबसे अधिक होता है। अब यहाँ पे अभिकेंद्र है, तो अभिकेंद्र क्या होता है? अभिकेंद्र शब्द भूकंप संबंधित नहीं है, यह उस बल को संदर्भित करता है जो किसी वस्तु को वृत्ताकार पथ में गतिमान करता है। अब अवकेंद्र तो पृथ्वी के भीतर वह बिंदु है जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है। भूकंपीय तरंगें जो है इसी बिंदु से बाहर की जाती हैं, लेकिन सतह पर भूकंप सबसे पहले यही महसूस नहीं होता है। 130 का यहाँ पे हमें देखना है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? 130। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, चंबल नदी। तो गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पर बनाया गया है। यह बांध जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। चंबल जो है चंबल घाटी परियोजना का हिस्सा है जिसका उद्देश्य क्षेत्र को सिंचाई और पीने के पानी उपलब्ध कराता है। 131 देख लेते हैं, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? 131 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभ्रक।
तो भारत के झारखंड राज्य में स्थित कोडरमा अभ्रक के महत्वपूर्ण भंडार के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान में प्रमुख अभ्रक उत्पादक क्षेत्रों में से एक है, जिसका उपयोग जो है विद्युत कुचालक और सौंदर्य प्रसाधनों सहित विभिन्न अनुप्रयोग में किया जाता है। 132 हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नवीकरणीय नहीं है। 132 हम देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लौह अयस्क। तो यहाँ पे देखेंगे 132, तो वनस्पति, वायु और जल को नवीकरणीय संसाधन माना जाता है, क्योंकि इन्हें जो है समय के साथ प्राकृतिक रूप से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। वनस्पति पुनः उगती है, वायुमंडल में हवा का लगातार पुनर्चक्रण होता रहता है और पानी प्राकृतिक जल चक्र का हिस्सा है। दूसरी ओर जो है लौह अयस्क है, ये अनवीकरणीय संसाधन है। यह पृथ्वी से निकाला गया एक सीमित खनिज संसाधन है और एक बार समाप्त हो जाने पर यह मानव समय सीमा के भीतर प्राकृतिक रूप से पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। 133 देख लेते हैं, तो इसमें क्या है, लांपिया-धुरा दर्रा एक संपर्क मार्ग है। लांपिया-धुरा दर्रा एक संपर्क मार्ग है। ये है पिथौरागढ़ एवं तिब्बत के बीच। कहाँ पे है? पिथौरागढ़ एक तिब्बत और तिब्बत के बीच लांपिया-धुरा यहाँ पे मार्ग है। यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा आपको जो है सामाजिक अध्ययन, तो आप लोगों को जो है यहाँ पे उत्तराखंड को भी पढ़ना होगा। थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे उत्तराखंड भी पढ़ना होगा और इसके साथ साथ आपको जो है हिंदी व्याकरण हो गया, हिंदी व्याकरण को भी आपको समझना होगा। इंग्लिश व्याकरण हो गया, इसको भी आपको समझना होगा, क्योंकि जैसे सीटेट होता है तो सीटेट में केवल क्या होता है कि आपको यहाँ पे ना तो नाउन पूछा जाता है, ना प्रोनाउन पूछे जाते हैं, ना आपके एडजेक्टिव, ना आपके वर्ब पूछे जाते हैं, ना आपके कंपोजिट वर्ड्स पूछे जाते हैं, इंटरजेक्शन वगैरह कोई भी यहाँ पे पूछा नहीं जाता है। लेकिन इंटरजेक्शन वगैरह किसी भी तरह का आपका एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, ये किसी तरह के वर्ड आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ना तो इनडायरेक्ट मिलेगा, ना डायरेक्ट आपको यहाँ पे सेंटेंस देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप यूटेट की बात करते हैं, स्टेट एट की बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे आपके जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं वो सभी आपको पढ़ने पड़ेंगे। चाहे आपका नाउन हो गया, वर्ब हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, आपके प्रीपोजिशंस हो गए, आपके यहाँ पे इंटरजेक्शन हो गए, एडवर्ब हो गया, वर्ब हो गया, कंजक्शन हो गया, ये सभी आपको यहाँ पे पढ़ने होंगे। अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं 134। यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो है आप हमारे जो है यहाँ पे 16 क्वेश्चन रह रखे हैं। तो अभी तक आपने अगर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज वीडियो को यहाँ पे आप शेयर भी कर देना। 134 कर लेते हैं। अश्व अक्षांश किसके मध्य स्थित है? अश्व अक्षांश किसके मध्य स्थित है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पछुआ एवं व्यापारिक हवाओं के मध्य। तो अश्व अक्षांश वे क्षेत्र हैं जो भूमध्य रेखा से लगभग 30 डिग्री और दक्षिण में स्थित है। इन अक्षांशों की विशेषता शांति से चलने वाली हवा और कम वर्षा में होती है। ये क्षेत्र पछुआ हवाओं मध्य अक्षांशों से पश्चिम की ओर बहने वाली होती हैं और व्यापारिक हवाओं पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली स्थिर हवाओं जो भूमध्य रेखा के ठीक उत्तर और दक्षिण की होती हैं। इनके बीच में ये हवाएं स्थित होती हैं। अब आपको पता होगा जो हमारा ग्लोब होता है, तो जो भूमध्य रेखा होती है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। इसमें जो है इसे भूमध्य रेखा, तो ये इसे विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसके ऊपर ये जो भूमध्य रेखा है ये क्या करती है, एक हमारी जो पृथ्वी है इसको 2 गोलार्धों में बांटती है, और यहाँ इसके जो ऊपर वाली अगर हम मेन लाइन को देखेंगे, मुख्य रेखाएं जो होते हैं 23-23.5 डिग्री की ये रेखा होती है कर्क रेखा, और ये होती है मकर रेखा। तो उसके बाद यहाँ पे जो है इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे 30 डिग्री रेखा पे होती है यहाँ पे अश्व अक्षांश रेखा। तो यहाँ पे थोड़ा इसमें जो है यहाँ पे क्या है, कहानी भी है कि यहाँ पे अश्व अक्षांश रेखा इसका नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि जब जो पहले जो समुद्री मार्ग से क्या होता था, व्यापार होता था, और यहाँ पे जो घोड़े थे, यहाँ पे क्या होता था, जो जहाज होते थे, यहाँ पे सामान ज्यादा होने के कारण यहाँ पे क्या हो नहीं पाता था, आगे नहीं बढ़ पाते थे, जिस कारण से जो समुद्री जो व्यापारी होते थे या जो चालक होता था वो सभी सोचते थे कि जो यहाँ पे क्या है भारी हो गया, और इस कारण से वो क्या करते थे,
वहां पे घोड़ों को फेंक देते थे। इस कारण से एक यहाँ पे इस तरह की यहाँ पे भी जो है हिस्ट्री अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें एक कहानी की तरह से इसे हम देख सकते हैं। तो कहीं पे पूछा जा सकता है कि अशोक किस कारण से इसका नाम दिया गया है, तो ये जो है यहाँ पे एक कथित तौर पे ये कहानी भी है, तो इसे आप आंसर दे सकते हैं। 135 हम देख लेते हैं। तो 135 है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये क्वेश्चन आपको फ्रेंड्स जो है आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको जो है देखने हैं। अगर आप जो है उत्तराखंड का अध्ययन करना चाहते हैं, उत्तराखंड पढ़ना चाहते हैं, तो उत्तराखंड की जो है मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं, और ये जो वीडियो अपलोड कर रखे हैं मैंने दूसरे चैनल में अपलोड कर रखे हैं। मैं जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वैसे अगर आप करना चाहते हैं तो हिमालय एजुकेशन आप लिखेंगे, जैसे आप लिखेंगे हिमालय एजुकेशन स्कोप, तो आपको जो है यहाँ पे जो है उत्तराखंड की वीडियो यहाँ पे मिल जाएंगे। और साथ साथ में यहाँ पे जो है करंट अफेयर्स की भी वीडियो भी अपलोड करता रहता हूँ। तो यहाँ पे जो है उत्तराखंड अगर आपको पढ़ना है और हिंदी लैंग्वेज अगर आपको समझनी है तो यहाँ से इस चैनल से आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगला देख लेते हैं हम, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो 135 यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कामेट, ऑप्शन नंबर बी। तो कामेट जो है भारत के उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है। यहाँ पे जो है 25,446 फीट है, जो उसे उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी बनाती है। यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं तो उत्तराखंड की यहाँ पे सबसे ऊंची चोटियां हम देख सकते हैं इनमें से। इनके अलावा सबसे पहले जो है यहाँ पे नंदा देवी आप देखते हैं, तो सबसे पहले पश्चिमी है 7,817 मीटर और चमोली राज्य में स्थित है, और ये राज्य की जो है सर्वोच्च शिखर है। उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे कामेट, तो हमने कामेट देख लिया 7,756 मीटर है, जो दूसरा सर्वोच्च शिखर है। यहाँ पे क्योंकि सर्वोच्च चोटी सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे नंदा देवी नहीं है। अगर यहाँ पे नंदा देवी होगी तो तब यहाँ पे कामेट जो है दूसरी शिखर होगी। उसके बाद देखेंगे आप माणा देखेंगे तो 7,272 मीटर है चमोली जनपद में। नंदा देवी पूर्वी अगर आप देखते हैं तो 7,034 मीटर है चमोली और पिथौरागढ़ में, और ये राज्य का तीसरा सर्वोच्च शिखर है। उसके बाद है चौखंबा, तो चौखंबा अगर आप देखते हैं तो ये चमोली जनपद में स्थित है और ये 7,138 मीटर स्थित है, इसकी ऊंचाई है। उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे, तो उसके बाद है यहाँ पे बद्रीनाथ चमोली में है और ये 7,140 मीटर है। उसके बाद है द्रोणगिरी दूनागिरी, तो ये है 7,066 मीटर और ये चमोली में स्थित है। उसके बाद है सतोपंथ 7,084 मीटर है, चमोली जनपद में है। पंचाचूली 6,904 मीटर है, पिथौरागढ़ जनपद में। कालोंका ये चमोली जनपद में 6,931 मीटर। केदारनाथ चमोली उत्तरकाशी में 6,968 मीटर। नंदाकोट ये है 6,861 मीटर, ये है चमोली और पिथौरागढ़ में। उसके बाद है भागीरथी चोटी उत्तरकाशी जनपद में 6,856 मीटर। श्रीकंठ उत्तरकाशी में 6,728 मीटर और हाथी पर्वत है चमोली में 6,727 मीटर। उसके बाद है देवस्थान, तो 6,678 मीटर है। नंदाखाट 6,674 मीटर है चमोली में। और उसके बाद है यमुनोत्री चमोली में 6,400 मीटर। बंदरपूंछ उत्तरकाशी में है 6,320 मीटर, इसको आप ध्यान रखना, बंदरपूंछ जो है हर एग्जाम में पूछा जाता है। गंगोत्री जो है 6,672 मीटर है उत्तरकाशी में। नीलकंठ है 6,597 मीटर चमोली जनपद में। उसके बाद यहाँ पे नंदा घोंगटी ये है चमोली में 6,300 मीटर है। गुन्नी पर्वत जो है चमोली पिथौरागढ़ में स्थित है 6,180 मीटर। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे गौरी पर्वत, तो ये है चमोली जनपद में 6,250 मीटर। उसके बाद है जैनंग पर्वत चोटी है उत्तरकाशी में 5,871 मीटर। और उसके बाद है स्वर्ग रोहिणी चमोली उत्तरकाशी में है और ये है आपका 6,252 मीटर। तो ये सभी पर्वत हमने जो है यहाँ पे देखे। आपने जो है मैंने यहाँ पे केवल इनको यहाँ पे आप इसे जो है नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है, तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वो कौन सी हमें बताना है। यहाँ पे कौन से 136, तो 136 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले क्षोभ मंडल,
तो क्षोभ मंडल जो है पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जो अक्षांश और मौसम की स्थिति के आधार पर पृथ्वी की सतह से समुद्र तल से लगभग 8 से 15 किलोमीटर यानी 5 से 9 मील ऊपर तक फैली हुई है। इसमें वायुमंडल के द्रव्यमान का लगभग 75% शामिल है और यह जो है पृथ्वी के अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि मौसम संबंधी घटनाएं जो है किस मंडल में घटित होती हैं, तो वो होती हैं क्षोभ मंडल में। उसके बाद आ जाते हैं समता मंडल। ये जो है क्षोभ मंडल के ऊपर की परत है जो पृथ्वी की सतह का लगभग 15 किलोमीटर है और ये जो है 9 मील से 50 किलोमीटर यानी 31 मील के ऊपर तक फैली हुई है। इसमें ओजोन परत होती है जो पराबैंगनी सौर की विकिरणों को अवशोषित करती है। उसके बाद है आयन मंडल। यह पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल का क्षेत्र है जो पृथ्वी से लगभग 50 किलोमीटर 31 मील से 1000 किलोमीटर यानी 620 मील ऊपर है, जो सौर और ब्रह्मांडीय विकिरण द्वारा आयनित होते हैं। उसके बाद है बहिर्मंडल। ये जो है पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है जो थर्मोस्फीयर के शीर्ष से पृथ्वी से लगभग 10,000 किलोमीटर 6,200 मील ऊपर तक फैली हुई है और यह जो स्थान है वायुमंडल अंतरिक्ष में मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे सबसे पहले कौन सा है, क्षोभ मंडल है, समता मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिनूक हवाएं पाई जाती हैं 137। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, उत्तरी अमेरिका में। तो चिनूक हवाएं गर्म और शुष्क वायुवेग हैं जो उत्तरी अमेरिका की पर्वत श्रेणियां विशेषकर रॉकी पर्वत की परछाई वाले पक्ष पर होती हैं। ये वायु पर्वत की ढलानों से उतरते समय तापमान में तेजी से वृद्धि का कारण बनती हैं। चिनूक वायु जो है कुछ घंटों में तापमान को 20 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट और 11 से 22 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा सकती हैं, जिसमें बर्फ तेजी से पिघलती है और स्थानीय मौसम की स्थिति में बदलाव होता है। सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। समुद्री पानी में सबसे अधिक पाए जाने वाला लवण है, ये कौन सा है? ये लवण है सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे आपको जो है ज्योग्राफी के यहाँ पे क्वेश्चन जो है यहाँ पे तो 138 सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका जो फॉर्मूला है NaCl सोडियम क्लोराइड, तो इसे आमतौर पर जो है टेबल सॉल्ट के रूप में जाना जाता है। समुद्री जल में सबसे प्रचलित नमक है और यह समुद्री पानी में घुलनशील नमक का लगभग 85% बनाता है। सोडियम क्लोराइड जो है पानी को जो है यहाँ पे नमकीन स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सारगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? यह है अटलांटिक महासागर में। तो सारगैसो सागर अटलांटिक महासागर में स्थित है और इसे विशिष्ट भूरे रंग के सारगासम समुद्री शैवाल के लिए जाना जाता है, जो समुद्र के सतह पर तैरते हुए परतें बनाता है। और सारगैसो सागर विश्व के महासागरों में विशिष्ट है क्योंकि इसके पानी में समुद्री शैवाल की परतें होती हैं और पानी अपेक्षाकृत शांत और नीला रहता है। 140 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? 140 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रुद्रप्रयाग। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले की जो है जनसंख्या सबसे कम है। 141 कर लेते हैं। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशील होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए? यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखा होगा आपने कि बड़ी मुश्किल से यहाँ पे जो है पेडागोजी के जो क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन में, पेडागोजी के जो है बहुत ही कम क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। बाकी यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो भी क्वेश्चन है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं और बाकी अन्य यहाँ पे जो है कम क्वेश्चन यहाँ पे पेडागोजी के बने हुए हैं। तो आपको जो है यहाँ पे जो अध्ययन करना है वो एकदम अच्छे से सटीक तरीके से यहाँ पे जो है अध्ययन करना है। तो 141 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विचारों तेजक व रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विशेष विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सामाजिक विज्ञान फ्रेंड्स 142 सामाजिक विज्ञान का मुख्य घटक है। तो सामाजिक विज्ञान के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? ये हो जाएगा इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र। ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे
जो मानव समाज और सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते हैं और सामाजिक विज्ञान के मुख्य घटकों में शामिल है। इतिहास तो अतीत की घटनाओं, वर्तमान और भविष्य पर उनके प्रभाव का अध्ययन है। भूगोल जो है भौतिक परिदृश्य, पर्यावरण प्रणाली और मानव समाज पर उनके प्रभाव का अध्ययन है। अर्थशास्त्र है कि संसाधनों का उत्पादन, वितरण और उपभोग कैसे किया जाए और ये प्रक्रियाएं समाज को कैसे प्रभावित करती हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। नागरिक शास्त्र में जो है नागरिकता के अधिकारों और उनके कर्तव्यों, सरकारों के कामकाज और लोकतंत्र के सिद्धांतों का अध्ययन है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 43 है सामाजिक विज्ञान के रूप में पढ़ाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सामाजिक विषयों का एकीकरण। तो सामाजिक विज्ञान को जो है एक प्राय सामाजिक विषयों का एकीकरण के रूप में पढ़ाया जाता है। यह दृष्टिकोण मानव समाज और उनकी अंतःक्रियाओं की अधिक व्यापक समझ प्रदान करने और सामाजिक विज्ञान जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और शास्त्र के भीतर विषयों का जोड़ा जाता है। 144 हम देख लेते हैं, क्षेत्र विधि का प्रयोग किया जाता है। 144 तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भूगोल में। तो क्षेत्र विधि शिक्षण विशेष रूप में भूगोल में उपयोग की जाती है और इस विधि का जो अध्ययन ध्यान है भौगोलिक क्षेत्र और उनकी विशेष विशेषताओं जैसे जलवायु हो गया, भू परिकृतियां हो गया, मानव गतिविधियां हो गया, इन पे केंद्रित होता है और व्यापक भौगोलिक अवधारणा के संबंध को यहाँ पे समझा जा सकता है। 100 यहाँ पे 145 भारतीय संविधान की किस अनुसूची में जो है राज्य और संघ राज्य क्षेत्र विनिर्दिष्ट है। 145 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पहली अनुसूची। तो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्दिष्ट करती है और इस अनुसूची में देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विस्तृत सीमाएं और अनुसूचियां शामिल हैं। 146 है न्यायिक पुनरावलोकन विशेषता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संघात्मक सरकार की। तो न्यायिक पुनरावलोकन संघात्मक सरकार प्रणाली की एक विशेषता है। यह संघात्मक प्रणाली में जैसे कि भारत में न्यायपालिका के पास कानूनी और सरकार की कार्रवाइयों की समीक्षा करने की शक्ति होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संविधान के अनुरूप यह प्रणाली विभिन्न सरकार शाखाओं के बीच सख्ती की जा सके और इसकी अनुमति दी जा सके, सुनिश्चित करके कि कानून और कार्रवाई में जो है संवैधानिक सिद्धांत का पालन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। तो यहाँ पे जो है 147 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान द्वारा यह अपनाया गया था और हालांकि 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया था, जिसे प्रत्येक वर्ष जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया गया था 142, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारतीय संविधान द्वारा। तो भारतीय संविधान के तहत जो है भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की शुरुआत की गई थी। ये जो सिद्धांत है प्रत्येक वयस्क नागरिक को उनकी जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति की परवाह के बिना वोट देने का अधिकार देता है और इसे जो है संविधान में निहित किया गया था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों की 6 स्वतंत्रताओं को प्रतिस्थापित किया गया है। तो यहाँ पे 149 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 19 में। तो भारतीय नागरिकों के यहाँ पे जो है 6 स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना हथियारों के शांतिपूर्ण ढंग में एकत्रित होने की स्वतंत्रता, संघ या संगठनों के गठन की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी भाग में निवास और बसने की स्वतंत्रता और किसी भी व्यवसाय और व्यापार को करने की स्वतंत्रता। 150 किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद होने पर उसका समाधान किया जाता है। 150 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा आयोजित करके। तो लोकसभा और राज्यसभा के बीच साधारण विधेयक पर मतभेद होने पर इन मतभेदों को सुलझाने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और ये जो प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में निर्धारित की गई है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने जो है 60 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन किए थे 91 से 150 तक के क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको जो है ये जो क्वेश्चन है किस तरह से हेल्पफुल लगे, थोड़ा भी हेल्पफुल होते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये आप चाहे कोई भी एग्जाम देते हैं, यूटेट हो गया, यूटेट के अलावा आप कोई अन्य एग्जाम भी देते हैं, स्टेट एग्जाम भी देते हैं, तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे उसके बाद जो है फ्रेंड्स मैं यहाँ पे जो है वीडियो अपलोड करूंगा एमसीक्यू बेस पे, अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं एमसीक्यू बेस क्वेश्चन के लिए। तो वहाँ पे मैं जो है यहाँ पे 100 क्वेश्चंस या इस तरह से जो
कितने भी क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यू तौर पे यहाँ पे लेके आऊंगा। तो यहाँ पे अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।